महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो चीजें हैं उनको सॉल्व भी कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो जरा सुनवा देते हैं। तो देखिए, शिंदे साहब ने प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दिया है, अपनी महायुति की सरकार आई है, बहुत सारी मेजोरिटी आई है, और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूँ या तो स्पीड ब्रेकर हूँ, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा, इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। अब नेताओं ने निर्णय कब लेना है, इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका आदेश जो भी आएगा वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। तो बिल्कुल, आप एक तरीके से कहा जाए तो जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र की साफ होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। एकनाथ शिंदे ने कई बार ये बात सामने आकर मीडिया के सामने भी कह दिया है कि जो फैसला होगा वो बीजेपी का होगा और हम यहां समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो गुत्थी अनसुलझी बताई जा रही थी, अब वो सुलझती हुई पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में खत्म सियासी पहेली, महायुति में बन गई बात। 5 तारीख को फडणवीस सरकार। बम्पर जीत के बाद अब ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार फडणवीस सरकार बनने जा रही है और इसे लेकर महायुति में बात भी बन चुकी है। औपचारिकता के नाम पर बस महा ऐलान होना बाकी है। पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। तो तारीख, समय और जगह सब फाइनल होने के साथ सभी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब घड़ी फैसले की आ गई है, जिसके बाद सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर महायुति का चेहरा कौन होगा और महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। और इसके लिए इंतजार बैठक तक करना होगा, क्योंकि सतारा से लौटकर वापस आए शिंदे भी साफ कह दिया है कि आपसी समन्वय है और महायुति के हक में जो भी सही होगा वो करेंगे। मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? तमाम कयास और संकेत फडणवीस को सीएम बनाने के हैं। हालांकि बीजेपी की चुप्पी से सस्पेंस जरूर बढ़ा हुआ है। इस बीच डिप्टी सीएम को लेकर शिंदे के बयान ने माहौल और गर्मा दिया है। शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया है। तुम्हाला एकच सांगतो, या सर्व चर्चा है। तो सवाल ये कि आखिर क्या फैसला होगा। तमाम संकेतों के बावजूद ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि गृह मंत्रालय की मांग पर एकनाथ शिंदे अब भी चुप्पी साधे हैं। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या? मुझे बात करने दो। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय पर पेच हो या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बात नहीं बन पा रही हो, लेकिन सतारा से लौटे शिंदे के बयानों से संकेत साफ है कि सीएम का चेहरा फडणवीस ही होंगे। बस ऐलान बाकी है, यानी चुनाव के रिजल्ट आने के 12 दिन बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी के संभल की, जहां पर हिंसा तो शांत हो गई है, लेकिन राजनीति लगातार गरमाई हुई है। आज भी संभल जाने की जिद को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जोरदार हंगामा किया है। इससे सरकार घबराई हुई है, इस नाते रोकने का प्रयास कर रही है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम। तो ये तो बिल्कुल तय है कि देश संविधान से चलता है और संविधान पर कोई भी सवाल नहीं खड़े कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संभल मामले में कोर्ट के आदेश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निचली अदालत ने बहुत जल्दबाजी में यह आदेश दे दिया था। और इन्हीं में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो कोर्ट की उस कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और कैसे ये जो पूरा मामला है अब इसमें कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने की कोई बात आ रही है और कैसे एक अविश्वास यहां पर नजर आता है। एक रिपोर्ट में दिखाते हैं।
दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। संभल में हालात अभी ठीक से शांत भी नहीं हुए हैं, लेकिन लगता है कि AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी को ये शांति रास नहीं आ रही। असुद्दीन ओवैसी दलील दे रहे हैं कि मस्जिद में मंदिर ढूंढना सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में जाकर, दरगाह में जाकर मंदिर ढूंढोगे तो लोग तो भड़केंगे ही। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? असुद्दीन ओवैसी को लगता है कि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश RSS ने दिया था और RSS के कहने पर ही आज मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। जबकि ओवैसी ये नहीं बता रहे हैं कि केवल उन्हीं मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं जिन्हें इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं ने चुन चुन कर तोड़ा था। बीजेपी RSS क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। मस्जिदों के भीतर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं या फिर भारत में मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर मस्जिद बनाया गया, ये तो देश की अदालतें तय करेंगी। लेकिन ओवैसी सर्वे से बुरी तरीके से भड़के हैं। वो इतना भड़के हैं कि अब जान देने लेने की बात भी कर रहे हैं और तो और दंगे में मारे गए लोगों को शहीद तक बता रहे हैं। दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है, सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई, फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। गौरतलब है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच जारी है। रविवार को न्यायिक आयोग की टीम ने भी संभल पहुंचकर मामले की जांच की है, तो वहीं पुलिस भी दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों का पलटवार सुब्रत पाठक ने किया और साफ कहा कि जहां जरूरत पड़ी वहां खुदाई करेंगे, जरूरत पड़ी तो ओवैसी के घर में भी खुदाई करेंगे और अगर ये लोग अपनी मस्जिदों को आबाद करने की बात करेंगे तो क्या हम अपने मंदिरों को कुर्बान करेंगे? ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं सुब्रत पाठक की ओर से। ओवैसी के बयानों पर उन्होंने पलटवार किया है। देखो, तुम मस्जिदों को आबाद रखो तो हम अपने मंदिरों को उजाड़ रखें क्या? तुमने हमारा मंदिर तोड़ दिया, तुमने उसके ऊपर मस्जिद बना दिया, तुम उसका सर्वे भी नहीं कराएंगे क्या? हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे भी नहीं हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ में क्या हुआ, किस प्रकार से हमारे ऊपर अनाचार हुए, अत्याचार हुए, वो भी ना बताएं हम अपनी पीढ़ी को, ताकि आने वाले समय पर और मंदिर तोड़ो आप, जो बांग्लादेश में कर रहे हो, जो पाकिस्तान में कर दिया है, इस देश में भी तमाम राज्यों में आपने किया है, तो क्या हम भूल जाएं उनको सबको? वो कह रहे कितना खोदोगे, कितना खुदाई करोगे? जहाँ तक जरूरत पड़ेगी खोदेंगे ओवैसी, जरूरत पड़ेगी तो ओवैसी का मकान भी खोदेंगे।